चलो विजिबल है। यस सर। यस सर। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में देखो, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। किस टाइप का मतलब बॉन्ड बनने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जब एटम्स कंबाइन करते हैं, तो एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होता है, उसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तभी वो पूरा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब तो ऑलरेडी पढ़े ही हो तुम लोग। कितने टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं? बॉन्ड को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड जो होता है, इसको हम लोग दो टाइप्स में कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड को। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो एक होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर रहे हैं तो वीक बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब आगे जो गैसियस स्टेट में तुम लोग ये सब पढ़े हो, वीक बॉन्ड वाले में जो भी वीक वीक इंटरेक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में देखो कुछ कुछ कॉमन बॉन्ड्स हैं जिसका नाम पहले ही पढ़ रखे हो तुम लोग। आयनिक बॉन्ड सुने हो ये? यस सर। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, सुने हो ये भी? यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुने हो? नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सब जनरली मेटालिक बॉन्डिंग, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आ जाता है। मेटालिक बॉन्ड सुने हो? यस सर। मेटल्स में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, ये मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये बेसिकली तीन चार जो बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। वीक बॉन्ड्स में जनरली हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं वंडरवाल, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेलिंग में इसके नहीं जा रहे हैं। ये डिटेलिंग इसके तुम लोग गैसियस स्टेट में करते हैं इसको। तो अभी बेसिकली हम लोग को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बारे में ही इस चैप्टर में करना है डिटेल में। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग का उतना ज्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग पे ही बेस्ड होगा। आयनिक बॉन्डिंग में ज्यादा डिटेलिंग में है भी नहीं कुछ। चलो, आयनिक बॉन्डिंग में अगर हम लोग बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आयंस के बीच जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें? सुने हो ना ये आयनिक बॉन्डिंग? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तुम लोग क्लास 10th में पढ़ते हो, कैसे कैटायंस और एनायंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसकी वजह से आयनिक बॉन्डिंग होता है। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, और आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं हम लोग। और आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी बता दो। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज हम बताओ। लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन फॉर्म में, और फिर हाँ, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हार्ड होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है ना। ये सब प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। और एक और चीज है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट। लिक्विड स्टेट मॉल्टन में। और एक्वस स्टेट में। मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री आयंस चाहिए। तो फ्री आयंस उसको सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस नहीं मिलेगा, आयंस उसके फ्री नहीं होते हैं, वो बॉन्डेड रहता है। तो जैसे ही मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा या एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे उसके आयंस फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आयनिक बॉन्ड के बारे में एक और चीज है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ये बता सकते हो? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर हाँ क्यों, रीजन बताओ। सर, बेसिकली क्योंकि वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए उसका कोई मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलने का मतलब, जैसे मान लो कोई केटायन है, जैसे Na+ है, तो Na+ कैटायन अगर है तो Cl- जो है ये एनायन इसको सराउंड करेगा। तो सराउंड करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि इसी डायरेक्शन से Cl- आएगा, या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके लिए फिक्स्ड नहीं है कि Cl- जो है इसी डायरेक्शन से अप्रोच करेगा। वो किसी भी डायरेक्शन से इसको अप्रोच कर सकता है। समझ रहे हो बात?
तो ये जो बॉन्ड हो सकता है ये किसी भी डायरेक्शन से इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कहीं भी आयंस अगर प्रेजेंट होंगे ना, तो उनकी वजह से जो बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग की बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, आयनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग। अंशुल, यस सर। ये सब पढ़े हो या नहीं? ये सब तो जो अभी बता रहे हैं वो आता है थोड़ा थोड़ा। चलो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग बात करें। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कैसे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ यहाँ पे बेसिकली ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना तो कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ना ही कोई स्पीसीज या एटम्स बोलो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर लेता है। तो शेयरिंग करने से जनरली देखोगे दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। जनरली बोलते हैं हम लोग एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ठीक है, वैष्णवी यस सर। तुम इन लोग से नोट्स ले लेना इस चैप्टर का जो कंप्लीट किया। स्मृति शायद कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा नोट्स? हाँ सर, मेरा केमिस्ट्री का सारा नोट्स कंप्लीट है। हाँ तो नोट्स इस चैप्टर का ले लेना, क्योंकि हम डिटेल में पूरा नोट्स नहीं लिखा रहे हैं यहाँ पे। नोट्स इन लोग के पास है, वहां से रेफर कर लेना। ठीक है, हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? यस सर। तो नोट्स इन लोग से मांग लेना तुम। तो चलो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग देख रहे हैं जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होंगे वो म्यूचुअली शेयर होंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहा होगा शेयरिंग में, वो दोनों एटम्स का होगा, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों एटम्स का तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दो एटम शेयर होंगे तो डबल बनता है, तीन शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है, इसको भी हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। ये बता सकते हो पोलर और नॉन पोलर? बोलो। तो इसमें ये जो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टर्म से आता है। जो पीरियोडिक टेबल में एक टर्म यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसी की वजह से ये अराइज होता है पोलर या नॉन पोलर। जनरली चार्जेस की बात हम लोग किस में करते हैं, आयनिक बॉन्ड में करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस इन्वॉल्व जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें देखोगे चार्जेस डेवलप होगा। कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं होता है, पार्शियल चार्जेस ही होते हैं। जैसे मान लो HCl है, फॉर एग्जाम्पल HCl। तो HCl के केस में देखोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब इसमें से देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जो दो एटम है ये डिफरेंट एटम्स हैं, इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। तो इसी में एक प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का, है ना? क्लोरीन तो मोस्ट हाईली नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो फ्लोरीन है ना? सर सेकंड मोस्ट है ये शायद। सेकंड मोस्ट है? सेकंड मोस्ट तो ऑक्सीजन है। सर है एक ऑर्डर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी एटम का ये टेंडेंसी होता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं बीच में, अब ये बीच में नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा, टेंडेंसी इसका ज्यादा है पुल करने का। तो ये अपनी तरफ इस तरह से देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हम लोग इस तरह से डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर क्लोरीन की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है तो क्लोरीन पे देखोगे एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है। तो उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, पार्शियल, ये डेल्टा का सिंबल है। तो ये डेल्टा माइनस है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डेवलप हुआ है और
एट द सेम टाइम हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप का कहीं भी अगर बॉन्ड बन रहा होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया बात? ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो एच एफ के बीच में, इसमें भी वही होगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ देखोगे इस पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। जैसे NH3 अगर हम लोग बनाए, NH3 का स्ट्रक्चर अगर करोगे नाइट्रोजन के साथ, इस तरह से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखोगे कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट देखो किसकी तरफ होगा, नाइट्रोजन की तरफ। इधर भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे सारे हाइड्रोजन पे यहाँ डेल्टा प्लस डेवलप हो रहा है, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे देखोगे 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 डेल्टा माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जस्ट चार्जेस इसमें आ रहे हैं इसलिए पोलर यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है? चार्जेस, चार्जेस का डेवलप होना। तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है इसमें नॉन पोलर। तो नॉन पोलर किसके लिए यूज करेंगे? हम्म, बोलो। नॉन पोलर किसके लिए यूज होगा? हेलो, हेलो। आ रहा है सर आवाज अभी। नॉन पोलर किसके लिए यूज होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बताओ। कोई नहीं बोल रहा है, बोलो स्मृति। सर दोनों बराबरी से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे, जो भी मतलब हाँ, बॉन्डिंग हो रहा है। तो बराबरी से इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे मतलब क्या? सिमिलर टाइप्स के एटम, मतलब आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, तभी तो नॉन पोलर होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जा रहा है, सेम टाइप के एटम्स के बीच में, जैसे H2 हाइड्रोजन और शिफ्ट हाइड्रोजन के बीच में, ये तो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी तो वो बीच में ही रहेगा ना, कहीं भी शिफ्ट होने वाला नहीं है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे कोई चार्जेस डेवलप नहीं हो रहा है। बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो बीच में है पूरा, कहीं भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एटम के ज्यादा क्लोज नहीं जा रहा है, किसी भी एटम से दूर नहीं जा रहा है, बिल्कुल बीच में। ठीक है। इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है नॉन पोलर। तो कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। अब इसी में जो पोलर बॉन्ड से बनता है उसको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है, और जो नॉन पोलर बॉन्ड से बनता है उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बेसिकली, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। समझ गया? कोई डाउट है इसमें? नो कोई सर। डाउट? नो सर। नो सर। चलो, दूसरा टाइप का बॉन्ड हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। इसी में एक तीसरा बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कुछ स्पेशल नहीं है, ये बस कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही एक स्पेशल केस है, कुछ अलग से नया चीज नहीं पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्यों स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्डिंग का? क्योंकि यहाँ पे देखो कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं। म्यूचुअल शेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है वो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इन्वॉल्व हो रहा है इक्वली। ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होगा
कि बॉन्ड जो बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही एटम का होगा, दूसरे वाले एटम जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है, दूसरा वाला स्पीसीज जो होगा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, एक तरह से अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ रहे हो बात? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो भी बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वो एक ही एटम का होगा, दूसरे एटम का कोई भी एटम, दूसरे एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। समझ गए? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में डोनेट करता है, लोन पेयर के फॉर्म में। तो जो स्पीसीज अपना पेयर डोनेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, एक बॉन्ड बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना होगा, तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। तो जो स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है उसको डोनर एटम बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करने के बाद जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग एक्सेप्टर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जैसे NH4+ के केस में अमोनियम आयन सब लोग सुने होंगे, अमोनियम आयन सुने हो ना? यस सर। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम लोग पढ़े होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, ये डबल बॉन्ड और इसके साथ यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे अभी एग्जांपल, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्पीसीज हैं इस तरीके से, आगे देखोगे तो जैसे NH4+ का पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो NH4+ में पहले अमोनिया, इससे पहले देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे NH3, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके तो ये बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से इसका क्या होगा, लोन पेयर के फॉर्म में एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर मतलब किसको बोलते हैं, वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं अमोनिया में, अंशुल बताओ? सर एक। एक लोन पेयर है। अब मान लो इसके पास अगर ये H+ कहीं से आ गया, H+ हमको पता है ये प्रोटॉन होता है, इसके पास हाइड्रोजन एटम के पास देखोगे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा, तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो अगर इसको बॉन्ड बनाना है यहाँ पे, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो बस पहुंच गया है वहां पे। अब अगर ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका होगा, कौन सा एटम का होगा बताओ? दोनों इलेक्ट्रॉन जो आएगा बॉन्ड बनाने में वो किसका होगा, कौन सा एटम का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। यहाँ पे दूसरा स्पीसीज जो है हाइड्रोजन, ये अपना उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शेयर करने के लिए। तो इस टाइप का जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पे शेयरिंग ही हो रहा है बट अनइक्वल, म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का एक स्पेशल टाइप का एक कोवलेंट बॉन्ड का ही ये केस है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा इस तरीके से, यहाँ पे इसको एरो से हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपना दोनों लोन पेयर इसको यहाँ पे डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा नाइट्रोजन जो है यहाँ पे, ये हमारा हो गया डोनर एटम, इसको डोनर एटम बोलेंगे। और H+ जो एक्सेप्ट कर रहा है ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्टर एटम। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये इसको हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, H H, ये H, और ये बॉन्ड, और ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे क्या आ गया इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है। कैसे? जब भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करोगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो जो एक्सेप्टर एटम आएगा उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो डोनर एटम है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से बन गया, तो ये हमको पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये H+ था पहले से, दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे दिख रहा है वो किसका है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास से, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है उसके पास क्लोज,
और एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया है, प्लस। हाँ, तो जो डोनर एटम है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। और जो एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम के पास चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस। एक माइनस। तो ऑलरेडी इसके पास पहले से एक प्लस था और एक माइनस आ गया, तो ये प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया ना चार्ज। इसलिए इसको जब रिप्लेस कर देंगे हम लोग तो इस तरीके से आ जाएगा ये, देख रहे हो। तो हाइड्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज आ गया। और नाइट्रोजन के ही प्लस चार्ज को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पूरे कंपाउंड पे एज ए होल ऐसे दिखा देते हैं। एक्चुअल में वो पॉजिटिव चार्ज किस पे है, एक्चुअल में वो जब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे है, समझ गए बात। तो ये है यस सर। कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं, ये जो बनना है यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो इसको हम लोग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गया ये। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्लियर है। इसी तरीके से हाइड्रोनियम आयन में भी सोच सकते हो। हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, H2O से बनता है, ये देखो H2O अगर देखोगे, वाटर, सॉरी, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखोगे दो दो लोन पेयर है ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो को यूज करके तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी दो लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। अब मान लो इसके पास अगर H प्लस आ गया, तो फिर वही चीज, H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन का ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया। अब जब इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है, आ जाएगा, देख लो स्ट्रक्चर इसका कैसे बन जाएगा, ये आ गया। और डोनर एटम पे क्या आ गया, प्लस, और एक्सेप्टर एटम पे माइनस। तो एक्सेप्टर एटम पे माइनस अगर आएगा तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम। आयन, H3O प्लस के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, समझ रहे हो बात। यस सर। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे होगा, सर तो H प्लस कार्बन, के साथ जो वो बॉन्ड बनाया तो इसका एक ही लोन पेयर खत्म हुआ ना, एक लोन पेयर अभी भी है, हाँ एक लोन पेयर अभी भी है इसके उसको पास शो नहीं एक। किए स्ट्रक्चर में। शो कर लो, कहीं गया थोड़ी है, वो तो यहीं पे है ना, ये प्लस चार्ज है, एक ही यस लोन सर। पेयर वो डोनेट कर रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जनरली देखोगे डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन बनाना चाहेगा, लेकिन कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो कार्बन को यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ऑक्सीजन से, दो ही। दो ही मिल रहा है, तो 4 + 2 6 ही तो हो रहा है इसके पास। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या यहाँ पे, बताओ। नो सर। नहीं हुआ। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन से अपना लोन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखोगे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर पड़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है कि जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इस तरह से कार्बन को डोनेट कर देता है। तो कार्बन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे देखोगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, इन तीनों के बीच में ऐसे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्डिंग। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर डोनर एटम है यहाँ पे एक पॉजिटिव, एक लोन पेयर यहाँ पे ऑलरेडी है, एक लोन पेयर शेयर किया। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये एक्सेप्टर एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया या नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दोनों का, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए। यस सर।
तो इस तरीके से ये यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का केस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में। समझ गए बात? तो ये तीसरा टाइप का बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सर आप तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लिए ना ऑक्सीजन से, तो फिर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ऑक्सीजन का। यहाँ पे काउंट कर लो, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के, तो ये तो तीनों इलेक्ट्रॉन सब शेयर कर रहा है ना, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ ऑक्सीजन का। यस सर। और कार्बन का भी उसी तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन बीच वाला, कार्बन के पास एक पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, तो 6 + 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी हो गया। हुआ या नहीं? यस सर। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना दोनों का। यस सर। ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गया। तो तीनों टाइप के बॉन्डिंग हम लोग देख लिए हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। चलो इसमें देखो, कुछ पूछना है तो बताओ। चलो, अब इसमें मेन चीज होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लुईस स्ट्रक्चर बनाना। लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस का एक कॉन्सेप्ट है। ये लुईस स्ट्रक्चर देखो, एक्चुअली कुछ कुछ सारे स्ट्रक्चर्स इससे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लुईस का थ्योरी क्या है कि, लुईस का थ्योरी तो तुम लोग पढ़े होगे ना क्लास 10th में। ये भी है कि कोई भी बोला था ये कि मॉलिक्यूल्स वही नेचर में एग्जिस्ट करेगा जिसमें सभी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब वो ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिसके सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, तब ऐसा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, लुईस का कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह बहुत बहुत सारा इसमें डिमेरिट था, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी नेचर में पाए गए जिसमें कि मॉलिक्यूल सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मिल गए। तो लुईस का जो स्ट्रक्चर है, वो लुईस स्ट्रक्चर बनाने का मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी तरीके से बनेगा, एक पर्टिकुलर सेट होता है। मतलब इस तरीके से हम लोग एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। जनरली इसमें कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक दो चीज हम बता देते हैं। लुईस स्ट्रक्चर ऐसा तुम लोग बनाए हो ना थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे CH4 का हाँ तुमको सर। बनाना है, तो CH4 का बनाना है, तो यहाँ पे एक जनरली देखो एक ट्रेंड ये होता है कि हाइड्रोजन जो इसमें, जब भी किसी कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसमें 2 एटम होगा, एक बीच में सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, और सराउंडिंग एटम होता है। सेंट्रल एटम और दूसरा होता है सराउंडिंग एटम, जो सेंट्रल एटम को सराउंड करेगा, है ना। तब इसमें सेंट्रल एटम जो भी होगा, सेंट्रल एटम में ध्यान रखना जनरली हम लोग किसको बनाते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे कम होता है। समझ रहे हो, सेंट्रल एटम जनरली वही बनता है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में देखोगे जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे कम है, जनरली उसी को सेंट्रल एटम बनाते हैं हम लोग। जनरली बोल रहे हैं, क्योंकि हर केस में वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और सराउंडिंग एटम के लिए, हाँ, सेंट्रल एटम में एक और चीज, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। समझ गए बात, हाइड्रोजन कभी भी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दो चीज है, H और फ्लोरीन है, ये कभी भी सेंट्रल एटम के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, एक बॉन्ड से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता है, इसलिए इसको कभी भी सेंट्रल एटम के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा होता है सराउंडिंग एटम, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो ये तो है सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम डिसाइड करने के लिए। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं स्ट्रक्चर में। तो जनरली देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी हो रहा है या ऑक्टेट से ज्यादा भी हो रहा है, तो फिर भी वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लुईस के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मॉलिक्यूल में होता है।
जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें CH4 से। तो CH4 का अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें सेंट्रल एटम कौन बनेगा बताओ? कार्बन ही होगा कार्बन। ऑब्वियसली। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत है, तो ये क्या करेगा? चारों हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, यही तो हो जाएगा इसका लुईस स्ट्रक्चर। यस और नो? यस सर। अब जैसे मान लो हमको बनाना है दूसरा C2H4 का। तो C2H4 अगर हमको बनाना है तो इसमें देखोगे दो कार्बन दिख रहे हैं तुमको, हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम बन नहीं पाएगा, तो दो कार्बन है, तो दोनों कार्बन को यहाँ पे बीच में ऐसे लिख दो। अब दो कार्बन है हमारे पास और 4 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन हमको पता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से सिमेट्रिकली कर दो। दो हाइड्रोजन इसके पास, दो हाइड्रोजन इसके पास। अब देखो दोनों कार्बन का दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। अब बाकी कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा वो? दोनों कार्बन डबल के बीच बॉन्ड में बनाएगा। इस तरीके से, दोनों कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। समझ गए? तो ये C2H4 हो गया। जैसे C2H2 का बनाना है, इथाइन बोलते हैं इसको, तो C2H2 का लुईस स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? कार्बन कार्बन ऐसे लिख दो, दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन के साथ दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो। अब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, तो इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? इस तरीके से ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है। जैसे फोर्थ मॉलिक्यूल कर रहे हैं हम लोग, H2SO4 का बनाना है। H2SO4 का स्ट्रक्चर, तो इसमें बताओ सेंट्रल एटम किसको बनाओगे? जनरली हम लोग बनाते हैं जिसका हाइड्रोजन तो बन नहीं सकता है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब वही वाला रूल कि जिसका कम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कम नंबर किसका है? सल्फर का। जनरली हर जगह पे ये वैलिड नहीं होगा, तो सल्फर यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम हो गया। अब देखोगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सराउंडिंग एटम है। तो ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, तो सराउंडिंग एटम में जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, वो हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम होगा हमेशा वो दो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन जब भी सराउंडिंग एटम में रहेगा तो वो हमेशा मैक्सिमम दो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है उसको। तब यहाँ पे सिमेट्रिकली हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब H2SO4 हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, एक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोजन, ये हमको पता है ना कि जब भी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग तो क्या होता है, हाइड्रोजन H+ आयंस यहाँ से मिलते हैं। तो H+ आयंस ये इजिली रिलीज करेगा, उसके लिए इसका अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए? सल्फर के साथ होना चाहिए या ऑक्सीजन के साथ? तो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना होगा। सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन स्पेशली किससे कनेक्टेड होगा? ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड होगा ना, ताकि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। क्योंकि जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो कनेक्ट होगा या बॉन्डेड होगा, उतनी इजिली उसका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन दो ही है यहाँ पे, हाइड्रोजन दो है तो 2 हाइड्रोजन तो एक एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, तो चारों को इस तरह से सिमेट्रिकली हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक 2 ऑक्सीजन के साथ हम क्या कर दिए, एक एक हाइड्रोजन एटम लगा दिए। ठीक है, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन जब भी टर्मिनल एटम होगा, सराउंडिंग एटम जब भी होगा, तो वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये ये भी डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये दोनों जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो ऑलरेडी एक बॉन्ड उसका बन चुका है, तो एक ही बॉन्ड खाली है ना, तो ये दोनों क्या बना लिया, सल्फर के साथ एक इस तरह से बॉन्ड बना लिया। समझ गए? तो ये हो गया H2SO4 का।
ठीक है। यस सर। क्या क्लियर है ना ये? यस सर। चलो HCN का स्ट्रक्चर बनाओ तो, लुईस स्ट्रक्चर। बन गया। बना। हेलो। हाँ सर। कैसा है स्ट्रक्चर बताओ। सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है वो, और फिर उसका हाइड्रोजन के साथ कार्बन का सी। यही हो जाएगा ना HCN। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर बचा हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग, और एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया। ठीक है, यही स्ट्रक्चर आया सबका अंशुल। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। चलो हम लोग आगे करते हैं इस तरह से। H3PO4 का बना फॉस्फोरिक एसिड, इसका बताते हैं। देखो इसमें सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे हम लोग, फॉस्फोरस ही बनेगा सेंट्रल एटम। फास्फोरस को। ठीक है। अब अगर इस तरह से फॉस्फोरस का कोई भी एसिड होगा, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो इसमें एक चीज है, पहले P डबल बॉन्ड O पहले ही बना लेना इस तरीके से। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी एसिड अगर तुमको दिखेगा फॉस्फोरस के साथ, तो एक P डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड पहले ही बना लेना तुम लोग, ये फिक्स रहेगा। अब उसके बाद देखो जितना ऑक्सीजन बच गया, उस ऑक्सीजन के साथ तुम हाइड्रोजन को जोड़ने का ट्राई करो। ऑक्सीजन कितने बच गए, एक डबल बॉन्ड O अगर बन गया तो ऑक्सीजन 3 बचा, और हाइड्रोजन भी 3 है, तो यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं इस तरह से, OH OH। समझ गए? तो एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन का ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बन चुका है, तो दूसरा बॉन्ड वो किसके साथ बना लेगा, फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यस सर। फॉस्फोर। यस सर। तो एक डबल बॉन्ड O में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड बनाए तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, 5 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया। अब देखना यहाँ पे, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर तो ये इस तरीके से है, लेकिन ये लुइस का जो रूल है, ऑक्टेट रूल, उसका ये एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है बताओ। लोन पेयर सबका ड्रॉ करके देखो। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, सारे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 2 लोन पेयर होगा इस तरीके से, है ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा या नहीं, बोलो। हाँ यस आउटर सर। मोस्ट शेल में 6 होता है, तो 6 तो पूरा करना है ना तुमको। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सबका खाली ही पड़ा हुआ है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन सब बॉन्डिंग में यूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, सारे ऑक्सीजन आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस और नो। यस सर। हाइड्रोजन तो ऑक्टेट नहीं बनाता, हाइड्रोजन के केस में क्या बनता है, डुप्लेट। ड्यूप्लेट ट्रिपलेट को। बनता है। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है यहाँ पे, सारे हाइड्रोजन का। ठीक है। अब फॉस्फोरस का देखना, जो बीच वाला एटम है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्ड बनाने के बाद। फिर काउंट 10। करो। 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तब 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गया, तो ये लुईस रूल का एक्सेप्शन हुआ या नहीं। लुईस क्या बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और इन केस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूप्लेट होना चाहिए। बट यहाँ पे फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी उसका जो ऑक्टेट रूल था उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बट ये
बहुत ही हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है H3PO4, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, या फिर सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। समझ गए? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में बॉन्डिंग होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल्स हो गए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। समझ आया ये चीज? ये लुईस का जो रूल है उसका एक्सेप्शन है ये। ठीक है। यस सर। चलो, और इसी तरीके से जैसे H3PO3 का बनाना है हमको, H3PO3 का, इसमें भी देखो ये फास्फोरस वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक पी डबल बॉन्ड वो पहले बना लेना। अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, 2 ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के साथ तो 2 ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ पाएगा इस तरीके से, बाकी एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है। तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो वो किससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट फास्फोरस अटैच हो जाएगा। इसके बारे में अगर पढ़े होगे तुम लोग, तो ये जो H3PO4 है ये ट्राई बेसिक एसिड होता है। ट्राई बेसिक एसिड बता सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन एटम्स लूज कर सकता है, H+ आयंस कितने लूज कर सकता है ये? 3। 3। 3। लेकिन जैसे ही H3PO3 बन गया, तो अब देखो कितने H+ आयंस ये लूज कर पाएगा? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही सिर्फ लूज होगा, जो फास्फोरस अटैच्ड है वो लूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ H+ आयंस कितने हो गए? 2। 2। तो अब ये क्या बन गया? डाई बेसिक एसिड हो गया ना। ठीक है, समझ रहे हो बात? यस सर। इसी में एक और होता है, जैसे H3PO2 अगर करते हैं हम लोग, H3PO2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? तो पी डबल बॉन्ड वो पहले बना लो। अब एक ही ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ OH आ गया इस तरीके से, बाकी 2 हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड हो गए। अब ये देखोगे यहाँ पे कितने आयनाइजेबल H+ आयंस हो पाएंगे? 1। 1 H+। तो ये क्या हो जाएगा? H3PO2, अब ये मोनो बेसिक एसिड हो गया। समझ रहे हो? तो कहीं भी कभी भी एसिड का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के हम लोग बेसिसिटी नहीं बताते हैं। हमेशा बेसिसिटी डिसाइड होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस, मतलब कितने H+ आयंस उससे निकल सकते हैं, लूज कर सकता है वो। समझ गए बात? तो ये सब इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। यस सर। चलो उसके बाद और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ट्राई करो तुम लोग। चलो POCl3 ट्राई करो तो। इससे पहले PCl3 का बनाओ। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? फास्फोरस होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन एक एक बॉन्ड इस तरीके से बना लिया, और फास्फोरस के पास क्या बच जाएगा? एक लोन पेयर बच जाएगा PCl3 में। हाँ सर। तो ये PCl3 हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक PCl5 होता है, PCl5 भी बना लोगे, पांचों क्लोरीन ही आ गया इसके चारों बगल। यस और नो? यस सर। यस सर। ये क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से। यहाँ पे ओरिएंटेशन मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग शेप और ये सब नहीं देखते हैं, बस हमको बॉन्डिंग करना है। ठीक है, एटम्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये PCl5 होगा। POCl3 का स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? 3 सर उस क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन पेयर को हटा दीजिए और डबल बॉन्ड को। ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना लिया इस तरीके से? डबल। क्योंकि ऑक्सीजन जब भी टर्मिनल एटम पे होगा तो हमेशा वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये POCl3 होगा। ठीक है। बहुत सारे तुम लोग जेनॉन के भी कंपाउंड्स होते हैं। जेनॉन जैसे पढ़े होगे कि नोबल गैसेस में जो होता है, नोबल गैसेस जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, पढ़े हो? नोबल गैसेस के कंपाउंड्स नहीं पाए जाते हैं। यस। लेकिन एक नोबल गैस है जिसके कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। कौन सा नोबल गैस होता है वो? जेनॉन। जेनॉन, XE। तो इसका जो है बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे XCF2,
फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो XCF2 होता है, XCF4 होता है फ्लोरीन के साथ, XCF6 होता है, इस तरीके से ये कंपाउंड बनाता है। तो ये सबका स्ट्रक्चर, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? आउट बताओ। 8। नोबल गैस है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो XCF2 बनाया है तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी 3 लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। XCF4 में कितने लोन पेयर बचेंगे बताओ? XCF4 में कितने लोन पेयर बचेंगे? 2। 2। XCF6 में कितने लोन पेयर बचेंगे जेनॉन के पास? 1। 1। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ऑक्सीजन के साथ भी ये बनाता है, जैसे XCO2F2 का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तुमको, XCO2F2, और दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है हमको XCOF4 का, ये सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तब XCO2F2 का अगर बनाओगे तो जेनॉन है यहाँ पे सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन तो हमेशा इस तरीके से डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, बाकी फ्लोरीन के साथ ये क्या करेगा? इस तरीके से सिंगल बॉन्ड। इसमें जेनॉन के पास कितने लोन पेयर बच जाएंगे बताओ? 1 लोन पेयर बचा हुआ रह जाएगा ना, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यस और नो? यस यस सर। यस सर। सर। तो ये XCOF4 हो गया। XCO2F2 है। XCOF4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 फ्लोरीन कर दो, ठीक है, इस तरीके से मान लो, ऐसे 4 फ्लोरीन सर बना दिए। इसमें भी एक लोन पे है। हाँ, 1 ऑक्सीजन के साथ ऐसा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनॉन के पास एक लोन पेयर ऐसे बचा हुआ है। तो ये XCOF4 हो गया। देख रहे हो ना कैसे बन रहा है लुईस स्ट्रक्चर? ठीक है, और भी चलो एग्जांपल्स दे रहे हैं तुमको, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। NO2 का बनाओ तो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। NO2 का बनाओ, फिर इस तरीके से CO3 2 कार्बोनेट आयन का बनाओ। आयंस में हम लोग आ गए अब। नाइट्राइट आयन का बनाओ, पहले NO2 को बनाओ। NO2 का स्ट्रक्चर बन गया सबका? यस सर। कैसा स्ट्रक्चर है बताओ? और दोनों ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। हम्म। तो एक्चुअली इस तरीके से डबल बॉन्ड नहीं होता है दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे, ये 1 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होता है, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, समझ गए बात? यस सर। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये NO2 का, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस तरीके से नहीं करता है, क्योंकि जब ये NO2 जो होता है ना, इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक जो खाली इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो 2 NO2 मॉलिक्यूल कहीं भी मिल जाएंगे ना, तो इस तरीके से ये कंबाइन करके क्या बना लेता है, एक 2 NO2 मॉलिक्यूल अगर मिल जाएंगे, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा NO2 देखो, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर गए, तो इस तरीके से ये क्या बना लिया, यहाँ पे देखो N2, क्या बना लिया यहाँ पे, N2O4 बन गया। समझ गए बात, है ना? यस सर।
तो यहाँ पे अगर इसके साथ भी डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनेगा नाइट्रोजन का, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि नाइट्रोजन अपने वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन? सेकंड पीरियड का। और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑर्बिटल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन को वो रख सकता है, इसलिए ये कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता है अपने शेल में या ऑर्बिट। समझ रहे हो बात? अगर इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल रहता जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता था, तब ये अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर पाता, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाता। बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझ आया तुम लोगों को? यस सर। इसलिए नाइट्रोजन कभी भी देखोगे 5 बॉन्ड्स नाइट्रोजन का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं होता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और एक के साथ क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग समझ रहे हो ना यहाँ पे? ठीक है, ये यस सर। तीनों ऑक्सीजन का तीनों लोन पेयर जो है इस तरीके से पड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको इस तरीके से डोनेट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है। CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ कार्बोनेट आयन का। बन गया? बन गया अंशुल? सर बना रहे हैं। सर कार्बन सेंट्रल एटम होगा और 3 हम्म, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड? नहीं सर, कार्बन के कार्बन। आउटर मोस्ट शेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना? सर इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है, मतलब सेंट्रल एटम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। नहीं नहीं, तो जनरली देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे थोड़ी ना गया। अगर देखो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तुमको नेगेटिव चार्ज अगर दिख रहा हो और वहां पे अगर ऑक्सीजन दिख रहा हो, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो ऑक्सीजन पे ही जाता है। समझ गए? सेंट्रल एटम पे नहीं जाएगा। क्लियर है? किसी भी आयन मॉलिक्यूल के ऊपर या आयन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज तुमको दिख रहा है और अगर उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो उस केस में वो नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना लो स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो 2 नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे। तो इसके अराउंड 3 ऑक्सीजन है, इस तरीके से सिमेट्रिकली ड्रॉ कर लो। अब कार्बन के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर 4 मोशन में। तो 4 है डबल तो ये बॉन्ड एक के साथ। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर लिया, बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके एक से सिंगल बॉन्ड सिंगल कर बॉन्ड। लिया। अब दोनों ऑक्सीजन पे क्या कर दिया हम लोग? इस तरीके से नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अगर टर्मिनल या सराउंडिंग एटम होगा तो उसको 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो 2 बॉन्ड किसको बनाने का जरूरत है? जो कि न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है ना। अब जिसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसको तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल चुका है। अब उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है ना एक्स्ट्रा। एक ही बॉन्ड बनाना है। तो अब एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी क्या करना होगा? उसको भी सिंगल बॉन्ड ही चाहिए। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर। यस सर। वैष्णवी समझ आया ये चीज? यस सर। चलो, तो ये है इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर। तुम लोग को एक शीट मिला होगा इसका, लुईस स्ट्रक्चर का मिला है क्या स्मृति? यस सर। लुईस सर एक स्ट्रक्चर वाला एक। वर्कशीट था जिसमें लुईस
तो तो इसमें वर्कशीट सर है। स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चंस था, वो एक हाँ तो worksheet- वो वर्कशीट हाँ ग्रुप में सर, शेयर, वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ उसको ढूंढ के आज ग्रुप में शेयर कर देना तुम, ठीक है फिर से। और उसको तुम लोग फिर से प्रैक्टिस कर लेना सारे, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं सारा क्वेश्चंस उसमें लुईस स्ट्रक्चर का बना के देखना, उसमें आंसर के साथ दिया हुआ है, तो पहले एक बार खुद से बना के कोशिश करना और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेना। समझ गए बात? यस सर। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 50 से ऊपर ही एग्जांपल्स होगा, तो पहले एक बार खुद से बना बना के ट्राई करना बनाने का। जिसमें डाउट आएगा वो आंसर दिया हुआ है उसमें स्ट्रक्चर के साथ ही है, तो वो देख लेना, उसके बाद तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक बार 2-3 बार का स्ट्रक्चर बना लोगे सेम, तो वो याद हो जाएगा एक तरीके से, है ना? उसके बाद भूलोगे नहीं स्ट्रक्चर्स। ऐसा इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है स्ट्रक्चर का, ये कुछ कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। सेंट्रल एटम क्या होगा, सराउंडिंग एटम क्या होगा, ऑक्सीजन अगर है तो डबल बॉन्ड करेगा, इस तरीके से रूल्स होते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा और वो टर्मिनल एटम्स के फॉर्म में रहेगा। तो ये सब कुछ कुछ रूल्स होते हैं, यही सब रूल्स को यूज करके हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो एक बार वो स्ट्रक्चर मिला क्या तुमको? सर हमको मिल गया। हाँ ठीक है, तो उसको ग्रुप में शेयर कर देना, उसको सारे एग्जांपल्स जितने भी दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस करके अगले क्लास में आना। समझ गए? उसके बाद ही हम आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर पाएंगे। हो जाएगा ना यहाँ तक? सर उसमें तो 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, 129 है। हाँ तो उसको सारे को प्रैक्टिस कर लेना। 129 है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तो देखे हुए ही होंगे, आसान आसान भी है कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स। तो एक बार बना लोगे तो वो याद हो जाएगा एटलीस्ट स्ट्रक्चर तुम लोगों को। बाद में अगर कहीं भी वो सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे तो दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, यस सर। तो उसको शेयर कर लेना तुम लोग आपस में ग्रुप में, और उसको प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट क्लास में। फिर आगे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देखो, अगर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। आज जितना पता है वैष्णवी आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, लो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके आना अगले क्लास तक। फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स। समझ गए? सर भेज दिए ग्रुप में। ठीक है, तो इसको कर लेना तुम लोग, सब लोग प्रैक्टिस करके आना इसको। जो भी डाउट होगा इसके अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास एंड कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना है तो बताओ अंशुल। नो सर। वैसे तो अब तुम लोग का ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, थर्टी सर कब फर्स्ट के से? बाद। मोस्ट प्रोबेबली 31st के बाद खोल ही जाएंगे, स्कूल्स भी खुल जाएंगे सारे। ठीक है, तो जैसे ही आता है सर आ गया नोटिफिकेशन। न्यूज़। हाँ आ ही जाएगा, सारे स्टेट्स में खुल रहा है ना, धीरे धीरे करके सारे जगह पे खुल ही रहा है, कहीं भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है 31st के बाद। आ जाएगा वो, 1-2 दिन में आ जाएगा, ऑफिशियली तो अभी नहीं आया है। ठीक है, तो उसको करके आना प्रैक्टिस, क्योंकि अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? शेयर कर दिया गया है ना ग्रुप में? यस सर। चलो, चलो फिर एंड कर रहे हैं आज का क्लास।